एक लीगल ल्यूमिनरी होने के अलावा सलमान खुर्शीद साहब साबिका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बाइज्जत मेंबरान में भी हैं। आज पूरे मुल्क में हर रियासत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से सीनियर रहनुमाओं को भेज के दो मखसूस बातों के ऊपर बात करने के लिए भेजा गया है, जिसमें अव्वल तो भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार ने जो मनरेगा का एक ढांचा था, पिछले 20 साल से बहुत सक्सेसफुली चल रहा था, जिसकी वजह से खासतौर से रूरल एरियाज में रूरल एम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों का जो जिंदगी बसर करने का एक मयार था वो उठ चुका था। और उस मनरेगा के स्ट्रक्चर को अगर इंप्रूव अपॉन किया गया होता तो शायद मुल्क में उसके ऊपर एतराज ना होता, लेकिन उसको इंप्रूव अपॉन करने के बजाय उसको डिमोलिश किया गया और जिस अंदाज से पार्लियामेंट में लास्ट मोमेंट पे लाके रात के अंधेरे में 12 बजे उसको पास किया गया, तो उसके ऊपर जनाब सलमान खुर्शीद साहब बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो ईडी की ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया और उसको उनके खिलाफ जो कार्रवाई, गांधी फैमिली के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की गई थी, उसको अनफिट फॉर एग्जीक्यूशन माना गया, तो उसके ऊपर भी सलमान साहब रोशनी डालेंगे। मैं गुजारिश करूंगा सलमान साहब से वो अपनी साहब ये आपकी यहाँ पर जो जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी अप्रिसिएशन हम लोग दिल्ली तक सुनते हैं। मुख्तसर ये बातें आती रहती हैं और इसको हम सुनते हैं तो मैं अपना मुझे बड़ा हर्ष है, खुशी है इस बात की कि आज यहाँ आपकी रहनुमाई में यहाँ आने का मौका मिला है और आप हजरात से आप लोग सब यहाँ आए, हमारी दावत पर यहाँ आए हैं। आपका शुक्रगुजार हूँ। और इससे पहले कि मैं इन दो बातों को आपके सामने रखूं जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, उनको आपके सामने रखूं, जिस बात को हम पूरे हिंदुस्तान में गोशे गोशे में पहुंचाने की हम लोगों की एक जस्तजू है, कोशिश है। उससे पहले मैं एक पैगाम आपको दे दूं। मोहतरम राहुल गांधी साहब जो हैं इस वक्त जर्मनी में हैं, जल्दी लौटेंगे, जहां पर 117 प्रोग्रेसिव अलायंस की पार्टियां, यानी कि जो प्रगतिशील पार्टियां दुनिया भर में हैं, 117 पार्टीज हैं, जिसमें से 30 पार्टीज अभी हुकूमत में हैं, अभी सत्ता में हैं। उनके उनके इनविटेशन पे वो जर्मनी में है और जर्मनी में बहुत यूरोप के जो बहुत माने चुने हुए लोग हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें हो रही हैं। उन्हें याद है उनकी जो पिछला दौरा उनका कश्मीर का हुआ था और जिस खुलूस और मोहब्बत से कश्मीर के लोगों ने उन्हें रिसीव किया था, जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनका यहाँ पर रिसेप्शन किया था, वो उनको याद है, बहुत बेहतर तरीके से याद है। और उनकी ग्रीटिंग्स, उनकी तरफ से शुभकामनाएं आपको और उनकी तरफ से जो बेहतर से बेहतर उम्मीद कश्मीर के लिए हो सकती है वो उनके दिल में है। और उन्होंने मैंने जब बताया उनको कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि मेरी ग्रीटिंग्स आप सब लोगों को दें और उसी से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। मनरेगा
में तब्दीली लाई गई है 20 साल बाद, जैसे कर्रा साहब ने कहा। मनरेगा के दो पहलू हैं। एक पहलू है जो जज्बाती पहलू है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, आप सब के लिए, हम सब के लिए एक जज्बाती पहलू है कि मनरेगा का नाम जो था वो महात्मा गांधी की शख्सियत से, महात्मा गांधी की अजमत से जुड़ा था, उनके नाम से जुड़ा था। उसको अलग किया है। बताइए, उसको अलग करने का क्या फायदा किसी को होगा और उससे क्या मकसद पूरा होगा, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। हमको तो ठेस लगी है इस बात कि हम ये मानते हैं कि जो हमने बापू को, जो अपनी जिंदगी में, अपनी कौमी जिंदगी में, अवामी जिंदगी में जो हमने उनको जगह दी है और मानी है उनकी जगह, उसको कोई कम नहीं कर सकता, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। वो कहीं रहे ना रहे, दिलों में है, वो हिंदुस्तान की आवाम के दिलों में यकीनन महात्मा गांधी हैं। और उनके नाम को मनरेगा से अलग करके क्या कामयाबी लेने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आवाम ही देगी। महात्मा गांधी का नाम सिर्फ जज्बाती तौर पे नहीं जुड़ा था। महात्मा गांधी का नाम इस तहरीक से इसलिए भी जुड़ा था कि उनके ही मंसूबा और उनकी जो सोच थी समाज के बारे में कि जो गरीब से गरीब, जो कम से कम सिन शख्स हो, उसको हम मदद समाज में कैसे पहुंचा सकते हैं, निजाम में कैसे पहुंचा सकते हैं, इसका उनको हमेशा इस बात की जस्तजू रहती थी। और उसी को मानकर हम लोगों ने मनरेगा बनवाया था। 20 साल पहले मनरेगा बना था और मकसद मनरेगा की ये था कि जिसके पास, जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो शहरों से बाहर रहते हैं, जो लोग रूरल इंडिया में रहते हैं, उनको ताकत देने के लिए, उनको इकोनॉमिक ताकत देने के लिए कोई ऐसी स्कीम बन सके जो सीधे सीधे उनके दरवाजे तक पहुंच जाए। ये सोचकर इस बात को दिया गया था और ये एक बड़ा तसव्वुर हमारा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत में एक बहुत बड़ा तसव्वुर था। मुझे मौका मिला था उस हुकूमत में काम करने का। मकसद ये था कि हम तब्दीली आती है और नई इकोनॉमिक्स आती हैं, तो उसमें कमजोर इंसान कुचल जाता है, बाजार कुचल देता है कमजोर इंसान को। उसको सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए, ताकत देने के लिए, और उसको एक जगह, बाजार में एक अच्छी जगह उसको मिल सके, उसके लिए एक सेफ्टी बास्केट बनाई गई थी। उसमें बहुत सारी दूरंदेशी के स्कीम्स को जोड़ा गया था, जिसमें आरटीआई जोड़ा गया था कि आपको हक है कि आपको पता चले कि आपकी हुकूमत क्या कर रही है, आपके रहनुमा क्या कर रहे हैं, आपके लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा आया, कितने का बजट बना। राइट टू एजुकेशन दिया गया कि बच्चों को तालीम मिल सके, 6 साल से 14 साल के बच्चों को तालीम मिल सके और बिना कोई खर्च किए उनको पैसा मिल सके, बिना पैसा खर्च किए उनको तालीम मिल सके, उसमें उनको यूनिफॉर्म मिल सके, उनको किताबें मिल सके और उनको तालीम मिल सके। ये किया गया। उसी तरह से बहुत सारी सेफ्टी मेजर्स बनाए गए, जिसमें कि खाने का जो अधिकार दिया गया, खाद्यान्न का अधिकार दिया गया और जो घर गृहस्थी बनाने का अधिकार दिया गया, वो सारी चीजें उसमें रखी गई। उसमें एक खास स्कीम जो थी वो मनरेगा की स्कीम थी। मनरेगा की स्कीम ये थी कि आपको 100 दिन का काम मांगने पर मिलेगा। आप मांगेंगे तो वो आपको मिलेगा। और उस काम को देने के लिए उम्मीद ये थी कि वो काम दिए जाएंगे जो गांव की पंचायत, गांव के लोग खुद तय करेंगे कि गांव किस चीज को अहमियत देता है और क्या क्या चीजें यहाँ बननी चाहिए। यहाँ पर शादी घर बनना है, यहाँ पे स्कूल बनना है, यहाँ पे सड़कें बननी है, यहाँ पर नालियां बननी है। जो काम गांव के लोग तय करेंगे वो काम वहां पर दिया जाएगा और उसके लिए वहां पर मेहनत कश जो है उनको खर्चा मिलेगा, पैसा मिलेगा, ताकि उनको हम मजबूत कर सकें।
और ये बहुत कामयाबी से 20 साल, जैसे अभी कर्रा साहब ने कहा कि 20 साल से ये चला। अब एकदम से सबसे पहले इसकी बुराई की थी वजीर आजम ने, प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था कि मैं नहीं चाहता हूं कि मनरेगा को हम कहीं कोई किसी किस्म से हम उसको दरकिनार करें, इसलिए कि ये जीता जागता एक सिंबल है कांग्रेस की विफलता का, कांग्रेस की नाकामयाबी का सिंबल है, ये कहा जबकि वो सबसे बुनियादी कामयाबी थी कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस की हुकूमत की। ये कहने के बाद फिर उन्होंने कटौती शुरू करी, पैसा कम देना शुरू किया, फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढकर लोगों को रोजगार देने से इनकार किया। करते 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 अब वो यहाँ पहुंचे हैं, इसमें पूरी तरह से मनरेगा को खत्म करके उन्होंने एक नई स्कीम बनाई है, एक नया कानून लेकर आए हैं, जिसको अब उन्होंने नाम ये दिया है, वो नाम भगवान के नाम से जोड़े या अल्लाह ताला के नाम से जोड़े या खुदा के नाम से जोड़े या परवरदिगार के नाम से जोड़े, हमको उससे मतलब नहीं है। हमें अफसोस है कि महात्मा गांधी के नाम से एक अच्छा काम हो रहा था, उस नाम को उन्होंने अलग किया, इस बात का हमको अफसोस यकीनन है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है कि जो पैसा मरकजी हुकूमत की तरफ से जाता था, अब सिर्फ 60% वो पैसा मरकजी हुकूमत की तरफ से जाएगा और 40% जो स्टेट्स की, जो सूबों की हुकूमतें हैं, उनको खुद कहीं से ढूंढना पड़ेगा। वो कहां से ढूंढ के लाएंगे पैसा, कहां से वो दे पाएंगे ये पैसा। दूसरी बात ये है कि ये फैसले अब अफसर बैठकर करेंगे कि कहां पर क्या काम होना है। अब गांव को जो एक फैसला करने का हक दिया गया था, वो उनसे छीन लिया गया है। फिर ये भी तय किया गया है कि किस साल में, किस जमाने में इस स्कीम को बंद कर दिया जाएगा, जब मौका वो समझेंगे कि ये मौका नहीं है पैसे देने का, तो वो स्कीम को बंद कर देंगे। यानी कि एक बार जो चीज आवाम को दी गई थी, जो जमीन पर उतारी गई थी, उसको फिर से सेक्रेटेरिएट के कमरों में बंद कर दिया गया है। ये नरेगा को खत्म करके ये सब किया गया है। 12 करोड़ नरेगा के वर्कर्स हैं जो मुतासिर होंगे, 12 करोड़ नरेगा वर्कर्स हैं जो इस बात से मुतासिर होंगे। और ये सही है कि इन्होंने धीरे 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 नरेगा को 100 दिन से भी 50-55 दिन कर दिया था, और 50-55 दिन का औसत ही लोगों को मिल पा रहा था, लेकिन अब उसको भी खत्म कर दिया। वो अब हक नहीं रहा, अब इनकी खैरात बन गई है कि हम जहां चाहेंगे देंगे, जिसको चाहेंगे हम देंगे। ये अब हक नहीं रह गया है। एक आम नागरिक का जो हक था, अधिकार था, वो अब ये नहीं रह गया है। तो इस वहीं पर पहुंच गए हैं जहां पर हम पहले थे, और इस ये दूर अंदेश ये स्कीमें हमारी सरकार ने बनाई थी और इस मुल्क को दी थी, और जिसकी वजह से बहुत बेहतर काम हो रहा था और बहुत लोगों को जिंदगी में बेहतर हालात देखने को मिले थे। इसके साथ साथ एक दूसरा बड़ा अहम इशू है, और वो मोहतरम राहुल गांधी से भी जुड़ा है, मोहतरमा सोनिया गांधी जी से जुड़ा है, और दीगर और लोग हमारी पार्टी के हैं जिनसे वो बात जुड़ी है। और नेशनल हेरल्ड, जिस अखबार के नाम को आप अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग अखबार नवीस हैं, सब लोग यहाँ मीडिया के लोग हैं, आप जानते हैं कि नेशनल हेरल्ड का नेशनल मूवमेंट में कितना बड़ा योगदान रहा, उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। नेशनल हेरल्ड के रीऑर्गेनाइजेशन में, जो भी नेशनल हेरल्ड के रीऑर्गेनाइजेशन में जो कानूनी कदम उठाए गए थे, उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करना, और उन पर जाकर कुछ शरपसंद लोग, मैं तो कहूंगा शरपसंद, जिन्होंने ये चाहा कि इसमें से कोई ऐसी चीज बना के इसको पेश किया जाए कि लोग समझें कि ये घोटाला है। और ये 12 साल से 10-12 साल से ये मामला चल रहा है, और इस मामले से जुड़कर आपको याद होगा, राहुल गांधी जी को बुलाकर ईडी ने 5 दिन तक, लगातार 5 दिन तक सवाल पूछे थे, और कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिसको वो लेकर आगे बढ़ सकें। अब बहरहाल जो मामले शुरू हुए थे, जहां भी शुरू हुए थे, वो जिस तरह से धीरे धीरे हाई कोर्ट वगैरह पहुंचे हैं, लेकिन जब ये देखा आज की हुकूमत ने ये देखा कि ये कुछ हो नहीं पा रहा, ये लोग फंस नहीं रहे कहीं पर, इनको हम इतना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन हम कहीं इनको जाल में नहीं फंसा पा रहे हैं। तो उन्होंने फिर वही अपनी ट्रिक निकाली, जो उनकी तरकीब है कि जब कोई कहीं और से उनके काबू में नहीं आता है तो वो या सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं या ईडी का इस्तेमाल करते हैं। ये दो उन्होंने अपने, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कभी एक दफा कहा था केज पैरेट, सीबीआई को कहा था कि पिंजरे में बंद तोता तो नहीं है कहीं, उसी तरह से अब पिंजरे से बाहर निकल आए हैं और वो तोता है या क्या जानवर है, लेकिन ईडी और सीबीआई को बाहर निकालकर पिंजरे से फिर उन लोगों के पीछे उन्होंने डाल दिया है जिनको इस मुल्क में, जिनकी इज्जत है, जिनका एक वजूद है और जो हजारों हजारों लोगों को, लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, पार्लियामेंट में करते हैं, पार्लियामेंट से बाहर करते हैं, उनके पीछे डालने की कोशिश की। और ईडी ने एक चार्जशीट फाइल करके ट्रायल कोर्ट के सामने ले जाके कहा कि इन सब लोगों के खिलाफ पीएमएलए का केस भी होना चाहिए। हम ईडी की तरफ से ये चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। उस चार्जशीट को सरासर नकार दिया ट्रायल कोर्ट ने, और ट्रायल कोर्ट ने कहा कि कहीं कोई बुनियाद नहीं है इस चार्जशीट की, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और मुंह की खानी पड़ी उन लोगों को जिन्होंने बड़ी चालाकी से ये कोशिश करी थी कि ईडी को ये ले जाए। अब मैं थोड़ा सा इसका हवाला दे दूं कि जो स्पेशल कोर्ट है, जो ईडी का स्पेशल कोर्ट है, उसने तो बहुत सारे सवाल पूछे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टर से, जिसके जवाब वो नहीं दे पाए, और इसीलिए फिर कोर्ट ने ये कहा कि हम नहीं समझते हैं कि इसका कोई वजूद है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं सरासर। ये 2014 की बात है, जब ईडी के सामने ये मामला लाया गया था तो उन्होंने कहा था ये हमारा नहीं है ज्यूरिसडिक्शन, इसका ज्यूरिसडिक्शन शायद सीबीआई का हो सकता है, और सीबीआई को भेजा था। सीबीआई ने 2014 में ही एफआईआर रजिस्टर करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि ये मामला ऐसा नहीं है कि जिसमें हम एफआईआर रजिस्टर कर सकें। तब 2015 में डॉक्टर स्वामी साहब ने अपना एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की थी, और उस प्राइवेट कंप्लेंट की बुनियाद पर उन्होंने केस चलाने की कोशिश करी। तो अब क्या है, कोर्ट ने ये कहा है कि जो ईडी ने ये फैसला किया था कि उनको हक नहीं है कोई कार्रवाई करने का, तो उस फैसले करने के बाद 2014-15 में ये फैसला करने के बाद आज ये कैसे लेकर आ गए हैं ये समझ में नहीं आता। और क्लियरली इसको उन्होंने कहा कि ये यूनिलैटरल ओवररीच है, कि वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से बढ़कर आज वो करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका उनको अधिकार नहीं है। और इस बात को रखते हुए उन्होंने इसको खारिज कर दिया, सब को खारिज कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि ईडी का मामला, पीएमएलए का मामला, यानी कि लॉ जो जो वो मेन जो ऑफेंस होती है पीएमएलए में, वो मनी लॉन्ड्रिंग की होती है, कि कहीं का पैसा ब्लैक मनी हो या क्राइम से बना मिला हुआ पैसा हो, उसको आप साफ सुथरा करने की जो कोशिश करते हैं वो कानून में मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। और ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग तो तब होगा जब कहीं आप कोई गैर कानूनी काम करेंगे या उस पर कोई एफआईआर दर्ज होगा, तब कहीं मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है। पहले जुर्म तो हो तब जुर्म का पैसा होगा, और यहाँ ना जुर्म है ना जुर्म का पैसा है, इसलिए आप ये चीज कहाँ से लेकर आ गए हैं, इसका कोई फाउंडेशन नहीं है, इसका कोई कानूनी और कोई लीगल फाउंडेशन नहीं है, तो इसको हम पूरी तरह से खारिज करते हैं। अब आपके सामने बस सिर्फ मैं एक बात ये कह दूं कि जो आज इल्जाम लग रहा है हुकूमत पर, और हुकूमत के जो खैरख्वाह हैं उन पर आज इल्जाम लग रहा है, वो हमारे लोकतंत्र में, जमहूरियत में, हमारी डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा इल्जाम है। जब इल्जाम ये लगता है कि आप दखल दे रहे हैं, जमहूरियत के उस निज़ाम में दखल दे रहे हैं जो बुनियादी निज़ाम जमहूरियत का होता है, वोट का अधिकार, जब आपको वोट डालने का हक है, उससे बढ़कर कोई डेमोक्रेसी में हक नहीं होता है। और उस हक में क्योंकि आप उस हक में इंटरफेयर कर रहे हैं, इसीलिए
एक बहुत बड़ी तहरीक कांग्रेस पार्टी ने चलाई, अभी भी चल रही है और वो चलती रहेगी। जिस तहरीक को वोट चोरी का नाम दिया गया, एक बहुत बड़ी रैली दिल्ली में हुई, लाखों की तादाद में वहां लोग आए। तो अब हमारा ये मानना है कि एक तरफ एक बुनियादी दखल दिया जा रहा है लोकतंत्र को पटरी से उतारने का, तो दूसरी तरफ जो निजाम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम होता है, कानूनी निजाम होता है, उसमें दखल दिया जा रहा है ईडी और सीबीआई को गलत इस्तेमाल करने का। और ये आपके सामने सरासर आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ती रहेगी। हम डरते नहीं हैं, हम पीछे हटते नहीं हैं, मजबूती के साथ हम इसका सामना करते रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस मजबूती के साथ जनरली हम हर लड़ाई में हैं, उसी मजबूती के साथ हमारी कांग्रेस पार्टी, जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी हमारे कर्रा साहब की लीडरशिप में उसी तरह से मजबूती से आगे बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर का मामला है, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कर्रा साहब से मैं इजाजत चाहता हूं इस बात की कि और जगह लड़ाई बहुत बातों पर हो रही है। आपकी डेमोक्रेटिक लड़ाई जो है, वो खास तौर पर लड़ाई जो है, वो आपके वजूद की लड़ाई है। आपका वजूद, और वजूद से मतलब आपका स्टेटहुड। एक पहचान होती है, एक फेडरल डेमोक्रेसी में एक पहचान होती है स्टेटहुड। इंसान की अपनी पहचान होती है, पॉलिटिकल पार्टी की अपनी पहचान होती है, लेकिन आपके स्टेट की अपनी पहचान होती है। उस पहचान में किसी ने दखल दिया, उस पहचान को किसी ने छोटा करने की कोशिश करी, तो इससे बढ़कर गुस्ताखी मैं मानता हूं डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं हो सकती है। और ये डेमोक्रेसी के खिलाफ गुस्ताखी हुई है। और ये वायदा सुप्रीम कोर्ट के सामने हुकूमत ने किया था कि अब हमको जो करना था वो हम कर चुके हैं, सही गलत जो भी है वो हम कर चुके हैं, लेकिन अब हम स्टेटहुड जल्द ही दे देंगे। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को, जो फेडरलिज्म का इशू है, इस पर कोई फैसला नहीं दिया और कहा कि ठीक है, जब आप करने जा रहे हैं तो हमको इस पर और तफ्तीश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कितना वक्त गुजर चुका है, क्या कुछ हो चुका है, आज तक आपको स्टेटहुड नहीं मिला है। और स्टेटहुड को एक खास लेबल दिया, स्टेटहुड को स्पेशल स्टेटस, एक स्पेशल पहचान, एक खास पहचान स्टेटहुड होता है, वो कर्रा साहब ने दिया है। मैं अपनी आवाज को कर्रा साहब की आवाज में और यहाँ की आवाम की आवाज में जोड़ता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये लड़ाई जल्द से जल्द कामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। Krishna sir, your alliance partner in J&K, the Chief Minister Omar Abdullah, conveniently distances himself